तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश, यानी चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये ना है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग बताइएगा प्रकाश क्या है? बोलिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। पहला पॉइंट क्या बोलिएगा? प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या उसके आकार को पहचान सकते हैं। आकार का मतलब साइज। अब जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं, अब कद्दू खरीदने गए तो क्या उठा के ऐसे लेके चल आते हैं? साइज देखते हैं, नहीं देखते हैं ना साइज उसका। किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। क्या अंधेरे में आप देख पाइएगा? अंधेरे में वो नहीं देख पाइएगा। या आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े के रंग को देखते हैं, किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। यानी प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। तो प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु के साइज, किसी वस्तु के रंग, किसी वस्तु के हाइट को पहचान पाते हैं। नहीं, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हाइट पहचान लीजिएगा? ना हाइट पहचानेंगे, ना रंग पहचानेंगे, ना ऊंचाई पहचानेंगे। यानी प्रकाश के द्वारा इन सभी चीजों को पहचानते हैं। फिर हम लोग जानेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। कैसे? ये प्रकाश है, जैसा कि अभी प्रकाश लाइट जल रहा है, यानी ऊर्जा है। क्या है ये? ऊर्जा है, जिसके द्वारा आप साफ साफ यहाँ की चीजों को देख सकते हैं। तो वो भी तो ऊर्जा ही है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। फिर हम लोग जानेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आ जाइए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत। अब कहिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है? कोई बताइएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कैसे? बोलिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कैसे? हो सकता है ना खाली एक लाइन में तो पढ़ लिए हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन वो कैसे हम उसको प्रूव करेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो देखिए, जैसे ही किसी भी स्रोत से प्रकाश निकलती है तो इस प्रकार क्या होती है? फैलती जाती है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से प्रकाश क्या होती है? फैलती जाती है। और 12th में फिर पढ़ना है किस प्रकार से हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पानी में आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस प्रकार से पानी में हम क्या करते हैं, किसी पत्थर को मारते हैं तो इसी प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती है। सिर्फ उत्पन्न ही नहीं होती है बल्कि वह बड़ी भी होती चली जाती है। देखना ना, जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ही पानी में उत्पन्न तरंगे भी होती है। धीरे धीरे उसका क्या होता है? उसका आकार बड़ा होते चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि समाप्त भी हो जाता है। नहीं, कहाँ समाप्त होगा? जहां उसका अंतिम बिंदु होगा। दीवार, जैसे चारों तरफ तालाब है, तालाब का दीवार है, हम किसी ईंट को मारेंगे तो क्या होगा? वो तरंगे कहाँ तक जाएगी? इस कोर से उस कोर तक पहुंच जाएगी और वहां पे जाके क्या करेगी? उस तरंग को दीवार क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी और तरंग क्या होगी? समाप्त होगी। आप देखे होंगे किसी भी पत्थर को आप कुआं में फेंकते हैं और उसी साइज के पत्थर को आप तालाब में फेंकिए, दोनों में क्या अंतर दिखेगा? बताइए तो। एक ही साइज के पत्थर को हम कुआं में फेंकते हैं और उसी साइज के पत्थर को हम तालाब में फेंकते हैं, दोनों में क्या अंतर आपको महसूस होगा? तो आप देखिएगा कि जब कुआं में पत्थर को फेंका जाता है तो बहुत ज्यादा हलचल होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा हलचल होती है। लेकिन तालाब में उसी को फेंका जाता है तो उतना हलचल नहीं होता है। क्यों? तो इसका कारण है कुआं का साइज जो है वो छोटा होता है। जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो इसकी तरंगे जो है वो बार बार टकराती है, इसीलिए उसमें हलचल ज्यादा होती है। जब यहाँ पे पत्थर फेंकेंगे तो तरंगे क्या होगी? दीवार से जाएगी, दीवार से टकराकर लौट भी जाएगी, दीवार से टकराकर लौट भी जाए। कहिएगा कि अवशोषित क्यों नहीं होगी? अवशोषित होगी लेकिन टोटल अवशोषण नहीं होगा। यानी जितना तरंग है उसका टोटल हिस्सा दीवार एक बार में अवशोषित नहीं कर पाएगा। कुछ तरंगों को वापस कर देगा, कुछ तरंगों को क्या करेगा? वापस करेगा। और जो इधर से जा रहा है, जो अब वापस आ रहा है, जो दोनों टकरा कर फिर से एक नया तरंग उत्पन्न होता है।
फिर से एक नया तरंग उत्पन्न होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग। जो यहाँ से जा रहा है वो प्राथमिक तरंग, और जो वापस आ रहा है और दोनों टकरा रहा है, तो आने वाले तरंग को हम क्या कहेंगे? आने वाले को नहीं, टकराने के बाद जो नया तरंग बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंग। टकराने, दोनों तरंगों के टकराने के बाद जो नया तरंग बनता है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग कहते हैं। लेकिन तालाब में क्या होता है, जब पत्थर को फेंकते हैं तो सिर्फ तरंगे जाती है, वापस लौट कर नहीं आती है। अब बताइए, इसकी दीवार इतना दूर है, यहाँ से लौट कर आएगी? अगर टकराएगी, लौटेगी भी ना, तो आते आते कुछ दूर में क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुआं में ऐसा नहीं होगा, वो टकराएगी दोबारा। इसलिए एक समान पत्थर को हम कुआं में फेंकते हैं और पत्थर में फेंकते हैं, अरे तालाब में फेंकते हैं, तो दोनों के हलचल में काफी अंतर होता है। तो इसका कारण है कि इसमें द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती है और इसमें द्वितीयक तरंगे उत्पन्न नहीं होती है। तो समझ में आया ना कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे पानी में उत्पन्न तरंगे, या मान लेते हैं करकट है, करकट पर एक सिक्का गिर गया तो उसमें भी तरंगे उत्पन्न होगी। करकट पर एक सिक्का गिरेगा तो आवाज आती है ना, तो आवाज किसका आता है? ये तरंगे का आवाज आता है। किसका तरंग? ये जो तरंग है ना, इसी का। जैसे सिक्का गिरा तो उससे जो उत्पन्न तरंगे होगी उसी का आवाज हम लोग सुनते हैं। जो आवाज सुनते हैं, या आप देखिए, मान लेते हैं कि करकट हमारा इस साइज का है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर सिक्का बीच में गिरा तो आवाज कुछ और मिलेगा, अगर सिक्का किनारे पर गिरा तो कुछ और मिलेगा, अगर यहाँ पर गिरा तो कुछ और मिलेगा। अलग अलग जगह पे सिक्का को आप गिरा के देखिएगा, आवाजें क्या होगी? अलग अलग होगी। क्यों? तो वही कहानी यहाँ भी आ जाएगा। नहीं, देखिए, जब बीच में गिरती है तो तरंगे जो है वो चारों तरफ एक समान रूप से फैलती है, इसलिए बीच में जब गिरेगी ना तो एक समान रूप से आवाज आपके कानों तक सुनाई देगा। लेकिन किनारे पर जब सिक्का गिरती है तो एक समान रूप से आवाज नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इधर तरंगे जल्दी से किनारे पर समाप्त हो जाती है और इधर तरंगे क्या होती है? इस प्रकार से बढ़ती जाती है, इसीलिए इसकी ध्वनि एक समान सुनाई नहीं देगी। और बीच में जो सिक्का गिरेगा उसका ध्वनि तरंग क्या होगा? एक समान रूप से आपके कानों तक सुनाई देगा, इसलिए दोनों का आवाज में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। हाँ, तो प्रकाश से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हम लोग निर्वात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? निर्वात या वायु। देखिए, 10 क्लास तक आपको निर्वात और वायु को एक ही बताया गया है, लेकिन जब 12th में पढ़िएगा ना तो निर्वात और वायु में डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस है उसको भी हम समझा देते हैं। अभी तक तो रट लिए हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड, ये जानते हैं। अगर अगर किलोमीटर में बोलेंगे तो कितना? 3 लाख, 3 लाख है किलोमीटर पर सेकंड, ये जानते हैं आप लोग नहीं? क्या कुछ पूछना रहेगा तो बोलना है क्या? अरे इसी को ना 3 लाख कहते हैं जी। अरे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, इसको 3 लाख नहीं बोलेंगे? 3 लाख उसी को ना बोले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो जाएगा ना? तो इसी 3 लाख को ही 3 × 10⁵ बोलते हैं किलोमीटर में। हाँ, तो याद रखना है। तो निर्वात का मतलब और वायु का मतलब क्या होता है, हम ये बताना चाहते हैं। तो देखिए, निर्वात का मतलब वो होता है जहाँ पे हवा भी ना हो, जहाँ पे हवा भी नहीं हो। जहाँ हवा रहेगा वहां पे कण भी तो रहेगा ना, धूल कण। जहाँ हवा रहेगा वहां धूल कण रहेगा या कोलाइडी कण रहेगा। कोलाइडी कण समझते हैं ना? कोलाइडी कण जैसे पानी का कण, जलवाष्प कण को हम कोलाइडी कण कहते हैं, या गैस का कण को कोलाइडी कण कहते हैं। अब इस कमरे में क्या है? इस कमरे में क्या है बताइए तो? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे CO2 तो ही गया, ऑक्सीजन भी है, O2 है, और यहाँ पे क्या हो सकता है? हीलियम भी है, यहाँ पे नियॉन भी है। बहुत तरह के गैस इस कमरे में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का। सब लोग को लगता है कि हम सांस तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लेते हैं ज्यादा। हम लोग ऑक्सीजन का मात्र कितना भाग लेते हैं? 21% भाग, लेकिन नाइट्रोजन का कितना? 78% भाग हम सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन का 0.003% हम लोग लेते हैं नहीं, और हीलियम का उसमें ही 1% में जो आता है वो सब हो जाता है। यानी 78 और 21 99, और जो बचा 1% ये हो गया, ये हो गया, बाकी सब जितने भी गैस है वो सारे आ जाते हैं कार्बन में।
एक जीरो ज्यादा है, हो सकता है। हाँ, तो बाकी सब 1% में आपका आता है, जितने भी अन्य गैसें हैं जो। सांस के रूप में आप ये नहीं कर सकते हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। सांस के रूप में आपके निर्भर करता है कि आप कहाँ पे हैं, निर्भर करता है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मान लेते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ में आप बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सांस के रूप में कम लीजिएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लीजिएगा, इसलिए दम घुटने लगता है ना। भीड़-भाड़ ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ पे दम क्यों घुटता है? क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। अब आप देखे होंगे कि सरकारी जो भी हॉस्पिटल में सिलेंडर होता है, उसको क्या नाम बोला जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या बोला जाता है? लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है? तो उसको नाइट्रोजन सिलेंडर क्यों नहीं बोलता है? उसको नाइट्रोजन सिलेंडर बोलना चाहिए ना, क्योंकि मात्रा उसमें किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। फिर भी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस बोला गया है, इसीलिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर ही बोला जाता है। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को सिर्फ साँस के रूप में लेंगे ना, तो नाक जलना शुरू हो जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन को साँस में ना लें, हम सिर्फ़ ऑक्सीजन को साँस के रूप में लें, तो नाक जलने लगेगा। जैसे गर्मी के दिन में धूप में निकलते हैं, तो नाक जलता है ना, तो वैसे ही ऑक्सीजन से आपका नाक क्या होगा? जलने लगेगा। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जो सिलेंडर होता है ना, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, और उसी को गैस को रोगियों को दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है? अब मान लेते हैं कि रोगी है, उसको ये बॉडी को एनर्जी नहीं है, यानी उसका जो वर्क फंक्शन है वो कमज़ोर पड़ चुका है, यानी वो साँस भी गहरी नहीं ले सकता है। क्योंकि गहरी साँस जब तक नहीं लेगा, जब तक उसका बॉडी ठीक होगा ही नहीं। इसीलिए उसको क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन दिया जाता है अलग से। अलग से जब ऑक्सीजन देता है ना, तो प्रेशर के द्वारा उसके बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और सभी बॉडी के जितने भी सेल्स, कोशिकाएँ हैं, वहाँ तक पहुँचता है, तो वह व्यक्ति धीरे-धीरे क्या होता है? ठीक होता है। अब कहिएगा कि ऑक्सीजन नहीं देगा तो क्या होगा? आदमी मर सकता है? तो हाँ, आदमी मर सकता है। जब साँस लेने की भी क्षमता उसको नहीं रह जाएगा, तो आदमी जब साँसें नहीं लेगा, तो धीरे-धीरे और उसका स्थिति खराब ना होते चला जाएगा। इसीलिए देखते होंगे कि एक्सीडेंट करके कोई अगर व्यक्ति आईसीयू में जाता है, तो पहले उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन इसीलिए दिया जाता है ताकि साँस लेने का दर में कोई कमी ना आए, क्योंकि साँस लेने का दर में कमी आएगा, तो उसके जो बॉडी फंक्शन है, उसमें भी क्या होगा? कमी आ जाएगा, यानी काम कभी हाथ काम करना कम कर देगा, कभी पैर काम करना कम देगा। तो कम करने का मतलब क्या है? कि जितना वो साँस ले रहा है वो सिर्फ़ इसके लिए है, पूरे बॉडी के लिए वो नहीं ले रहा है, सिर्फ़ इसके लिए ले रहा है। लेकिन पूरे बॉडी को अगर ज़रूरत है तो उसको गहरी साँस लेना पड़ेगा, और गहरी साँस के लिए हम बाहर से प्रेशर करके उसको ऑक्सीजन अंदर भेजते हैं, तो पूरे बॉडी को मिलता है। फिर डॉक्टर उसको आसानी से इलाज करता है। देखते होंगे ना, ऑक्सीजन लगाकर ही ऑपरेशन होता है। अगर ऑक्सीजन लगाकर ऑपरेशन नहीं करेगा तो कभी भी दम तोड़ सकता है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसको ऑपरेशन किया जाता है। हम बताना चाह रहे थे कि निर्वात, निर्वात का मतलब क्या होता है और वायु का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु भी नहीं हो, और वायु का मतलब जहाँ पे वायु के साथ-साथ कोलाइड कण या धूल कण भी हो, उसको ना हम वायु कहते हैं। ये कमरा जो है, ये वायु माध्यम है, ये कमरा जो है वायु माध्यम है। अगर निर्वात रहता तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं रह सकते थे। निर्वात रहता तो हम लोग भी यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि निर्वात का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हवा भी नहीं या कोई भी गैस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जब निर्वात रहेगा तो प्रकाश का चाल क्या होगा? ज़्यादा। प्रकाश का चाल क्या होगा? ऐसे रियल में प्रकाश की चाल जो होती है, ध्यान दीजिएगा, 3.1 गुने 10 के पावर, एक और भी होता है 1, 2, 4, इस प्रकार से होता है, 10 के पावर 8 होता है। और निर्वायु में 2.99 गुने 10 के पावर 8 होता है। अलग-अलग वैज्ञानिकों का अलग-अलग मत था। तो जब वैज्ञानिक इस तरह से डाटा दे रहे थे, तो एक वैज्ञानिक आए और बोले कि जब आप बोल रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 दशमलव समथिंग गुने 10 के पावर 8 होता है और वायु में इतना होता है, तो क्यों ना ऐसा बोला जाए कि बीच-बीच का रास्ता निकाला जाए कि 3 गुने 10 के पावर 8 होता है, दोनों बोल दीजिए, वायु अथवा निर्वात। क्या बोल दीजिए? वायु अथवा निर्वात। बीच का रास्ता हो गया ना?
अब कौन याद रखेगा 3.1234 और 2.996 इस तरह से कौन याद रखेगा? इसलिए एवरेज इसको निकाला गया है। ये जो आपका प्रकाश का वेग है वो कैसा वेग है? एवरेज। क्या है वो? एवरेज वेग है। एवरेज का मतलब क्या? यानी वायु और निर्वात दोनों इसलिए बोला जाता है क्योंकि एवरेज यहाँ पे बताया गया है। निर्वात में अलग होता है, वायु में अलग होता है, बस थोड़ा सा का अंतर होता है। काहे अंतर होता है? क्योंकि निर्वात में कुछ भी जगह नहीं होता है, इसमें वेग ज्यादा हो जाता है, और जब वायु में उसी प्रकाश को भेजा जाता है तो वेग थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम होता है? तो आप समझ रहे हैं ना कि आप टॉर्च जब ठंड के दिन में जलाते हैं तो वायु में बहुत सारे जलवाष्प होने के कारण प्रकाश ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। पिछलो पंखा चला लीजिए, वहां से हाँ, ऊपर वाला चला। तो क्या क्या बोल रहे हैं कि जब ठंड के दिनों में आप टॉर्च जलाते हैं रास्ता चलने के लिए तो लाइट ज्यादा दूर तक जाता है नहीं, लेकिन गर्मी के दिन में जलाते हैं तो बहुत दूर तक लाइट जाता है। तो इसका कारण क्या है कि वायु में बहुत सारे जलवाष्प के कण हैं जो हमारे प्रकाश को क्या करते हैं? वेग को कम करते हैं या तरंगदैर्घ्य को क्या करते हैं? कम करते हैं। लेकिन ठंड के दिनों में धूल कण या कह सकते हैं जलवाष्प का कण बहुत कम होता है, इसलिए टॉर्च का लाइट या गाड़ियों का लाइट बहुत दूर तक चला जाता है। तो समझ में आया ना कि वायु और निर्वात एक ही चीज नहीं होता है। वायु और निर्वात 10वां तक होता है, लेकिन 10वां के बाद ये एक नहीं होता है। बस अभी हम नॉलेज के लिए समझा रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं। तो वायु का मतलब क्या? वायु का मतलब क्या? जहां पे अन्य गैसें भी होती है, जहां पे अन्य गैसों के साथ साथ धूल कण भी होती है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि गैसों का भी कण होता है, गैसों हर चीज का कण होता है ना। गैस का भी कण होता है, द्रव का भी कण होता है और ठोस का भी कण होता है। तो द्रव का जो कण गैस का जो कण होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव के कण को क्या कहते हैं? जैसे ठोस के कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और द्रव के कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और गैस के कण को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, गैस के कण को मोल कहा जाता है, यानी सबसे छोटा कण जिससे वह बना हुआ है। और द्रव के कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, जिससे वह बना हुआ है। और ठोस के कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिससे वह बना हुआ है। तो याद रखिएगा, किसी भी ठोस पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और किसी भी द्रव का सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और किसी भी गैस का सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो इस प्रकार से छोटा कण है। तो याद रहेगा ना कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, यानी 3 से कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 से थोड़ा, ये 3 से थोड़ा कम, ये 3 से थोड़ा ज्यादा, दोनों का एवरेज कितना? 3। दोनों का एवरेज कितना? 3। इसीलिए आपको बताया जाता है कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। याद रखिएगा इसको। और इसमें क्या क्या है? बोल, किताब देख के बताइए टॉपिक। चलिए आगे, हो गया इसमें। प्रकाश के बारे में समझ गए ना? एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की अनुभूति प्रदान होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के रंग, आकार, साइज को पहचान सकते हैं। नहीं, और प्रकाश की चाल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताया गया है, या इसी को 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड बोला जाता है। उसी प्रकार आपका पानी में यानी जल में, पानी का मतलब जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁻, कितना? 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 2.25 लाख। कितना बोलते हैं? हाँ, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। इस फिर कांच की बात करते हैं। कांच यानी शीशा, कांच यानी शीशा में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, ये 3 हो गया, ये हो गया 2.25, ये हो गया 2, घटते जा रहा है ना। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है? तो वायु या निर्वात में। पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है? तो कांच या शीशा में। ऐसे याद रखिएगा।
और पानी वाला आपसे नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो ज्यादा और कम वाला पूछता है। तो आप ऐसे ही सीरीज में याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा 3 और उसके बाद 2.25 और उसके बाद 2, बाकी तो कॉमन है उधर वाला, जो पावर है वो कॉमन है ना, बाकी इसी को ना हमने याद रखेंगे। 3, 2.25 और 2। 3 का मतलब वायु निर्वात में, 2.25 का मतलब बीच बीच यानी पानी में, और कांच या शीशा में कितना 2 होता है, बाकी कॉमन आपका वर्ड है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं बताइए, जो पढ़े हुए हैं वो बताएंगे सब लोग। हाँ, प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, प्रकाश। अब ये प्रकाश जिस रास्ते से होते हुए इस पे पड़ रही है, उस रास्ते को हम क्या नाम देते हैं, किरण। यानी जिस रास्ते से आप चलते हैं उसको मार्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्ग। जिस रास्ते से गाड़ी चलती है उसको रोड कहते हैं, सड़क कहते हैं। तो जिस रास्ते से प्रकाश चलती है उसको नाम क्या देते हैं, किरण नाम देते हैं। अब मान लेते हैं कि जिस रास्ते से प्रकाश चले उसको किरण बोल दिए। अब बहुत सारा रास्ता है तब बहुत सारा किरण चलेगा, बहुत सारा मार्ग है तो बहुत सारा किरण चलेगा। तो इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो बोलते हैं ना, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। फिर आप जानते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा। पहले समानांतर, पहले क्या होगा, समानांतर किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज। और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब हम बारी बारी से तीनों को समझते हैं कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए, तो फिगर बना हुआ है, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए, ये दोनों को कैसे हम याद रखेंगे। देखिए, दोनों को बोलने में किसमें ज्यादा आपको ज्यादा जोर पड़ रहा है, आप बोलने में ज्यादा भार पड़ रहा है या अभी, बोल के देखिए, आप और अभी। आप बहुत आसान से बोल रहे हैं, अभी देखिए जोड़ पड़ रहा है, अभी हम अंदर से जोड़ लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या, गेहूं को जमा करना ज्यादा मुश्किल है कि फैलाना। गेहूं को अगर छत पे रखा हुआ है तो जमा करना मुश्किल है या फैलाना, जमा करना ज्यादा मुश्किल है ना। फैलाने का तो एक बच्चा को भी बोल देंगे तो फैला देगा, लेकिन जमा करना मुश्किल है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी सारी का मतलब क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, जमा होती है, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, उसे क्या कहते हैं, अभी सारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, आपको हम जमा करके भी दिखाते हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका देखिए, इसको मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास बोला जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको आप साधारण लेंस भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, उत्तल होता है क्या अवतल होता है, उत्तल होता है। मोबाइल का लाइट पड़ेगा तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, जैसे सूर्य का लाइट जब इसको पड़ेगा ना, एक किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पर जमा कर देगा। जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा ना सूर्य का, एक बिंदु पर जमा करेगा। देखिए, जमा कर रहा है ना, एक बिंदु पर जमा करेगा, और एक बिंदु पर जमा करेगा तो क्या होगा, उष्मा अगर ज्यादा उत्पन्न हुआ तो आग लग जाता है। इसको आप प्रयोग को कर सकते हैं, धूप में इसको आप ऐसे कुछ मिनटों तक रखिएगा, नीचे कागज रखिएगा तो क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार जमा हो रहा है ना, ये तो जमा होता है। देखिए, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके भी देख सकते हैं, छोटी चीजों को क्या कर सकते हैं, बड़ा करके भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसका काम है, किरणों को जमा करना। इसी प्रकार से हम अपसारी की बात करते हैं। अप मतलब फैलना, आपका मतलब फैलना, अप बोलते हैं यानी फैलने का केस आता है, अभी बोलते हैं मतलब जमा करने का केस आता है। तो अब ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई प्लेन शीशा है, प्लेन शीशा को हम इसके सामने रखेंगे तो किरणें क्या होगी, समानांतर ही जाएगी ना। प्लेन शीशा से किरणें क्या होगी, समानांतर क्रॉस करेगी। लेकिन आप जानते हैं कि किस दर्पण या लेंस को अपसारी कहते हैं। लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं,
अवतल, हाँ अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस का काम है किरणों को जमा करना और अवतल लेंस का काम है किरणों को फैलाना, इसलिए उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी अवतल लेंस। लेकिन दर्पण में उल्टा होता है, दर्पण में क्या होता है? उल्टा। यानी अवतल लेंस को हम अपसारी कह रहे हैं तो उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। दर्पण में उल्टा हो जाएगा ना। देखिए लिखिए रहते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण को हम क्या नाम देंगे? अपसारी। यहाँ पे अवतल लेंस है तो यहाँ पे उत्तल दर्पण पैरेलल है। किसके लिए? अपसारी के लिए। किसके लिए? अपसारी के लिए। क्योंकि आप ये भी पढ़े हैं अवतल दर्पण में पहले क्या लिखा जाता है? अवतल। दर्पण में पहले क्या लिखा जाता है? अवतल। लेकिन लेंस में पहले क्या लिखा जाता है? उत्तल। तो यही है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों पैरेलल काम करता है और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों पैरेलल काम करता है। किसके भांति? अपसारी की भांति। किसके भांति? वो अभिसारी ना, अभिसारी क्या होगा ये? हाँ, अगर दर्पण की बात करेंगे तो ये दर्पण हो गया ना, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल अवतल लेंस। हाँ तो देखिएगा ये जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी कहेंगे। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी कह रहे हैं ना तो अवतल दर्पण को अभिसारी नाम देंगे, क्योंकि एक का क्या होता है? उत्तल, दूसरे का क्या होता है? अवतल होता है। ऐसे याद रखिएगा, लेंस और दर्पण में रिलेशन करना है। एक तो एकदम क्लियर है, याद रखिएगा। जैसे लेंस है ना, तो लेंस है तो ये क्या करता है? किरणों को जमा करता है। क्या करता है? किरणों को जमा करता है। जमा करता है इसका मतलब ये अभिसारी क्लियर हो गया। लेंस वाला तो क्लियर है कि ये उत्तल है, इसका मतलब ये किरणों को जमा करेगा। आज एक किरणों को जमा करेगा तो इसको हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है वो अवतल दर्पण के बैलेंस होता है, यानी बराबर होता है। यानी अवतल दर्पण को हम क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण है और अवतल लेंस है तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। एग्जाम में पूछता है, ये पूछेगा ही पूछेगा, या तो दर्पण वाला पूछ दे या तो लेंस वाला। तो ऐसे ही कंपैरिजन कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस है और अवतल दर्पण है जो दोनों साथ में अभिसारी की तरह काम करता है, और उत्तल दर्पण है और अवतल लेंस है जो दोनों साथ में अपसारी की तरह काम करता है। ठीक है, हो गया ना। तो समानांतर किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। अपसारी किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से आगे की ओर फैल जाती है। जैसे अब मान लेते हैं कि कोई एगो बल्ब जला दिए, कोई एगो बल्ब जला दिए। अब बल्ब जला देंगे तो वहां से क्या होगा? प्रकाश फैलने लगेगा ना चारों तरफ। तब फैलने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि वहां से कैसा किरण? अपसारी हो रही है। क्या हो रही है? अपसारी। अब जैसे सूर्य, तो सूर्य से क्या होता है? चारों तरफ किरणें फैल रही है ना, इसका मतलब कैसी किरणें निकल रही है? अपसारी किरण निकल रही है। और अभिसारी मतलब हम जब सूर्य के प्रकाश को हम जमा करके एक बिंदु पर ले आए, इसका मतलब क्या हो रहा है? अभिसारी हो रहा है, जिसको अभिसरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरित। और इसको क्या कहते हैं? अपसरित। क्या कहते हैं? अपसरित। तो क्वेश्चन में कहता है, पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस एवं अवतल लेंस को, आगे हम लिखाएंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्यों? क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट ऐसे ही, तो जवाब ऐसे ही दीजिएगा। क्योंकि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा होती है या अभिसरित होती है, एवं अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आगे की ओर फैलती जाती है, यानी अपसरित होती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप पढ़े होंगे सब। तीनों हो गया ना? तीनों समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? दीप्त। दीप्त, ठीक है। देखिए देखिए इसका 3 नाम है, भले किताब में 1 या 2 हो। दीप्त, प्रदीप्त और एक होता है आत्मदीप्त। क्या वो नाम है? 2 है ना, उसमें 2 नाम होगा। आत्मदीप्त
ये तीन नाम है, तीनों एक ही नाम है। दूसरा है आदित्य। दूसरा क्या है? आदित्य। तो देखिए दीप्त और अदीप्त किताब में होगा, लेकिन आप उसको तीनों याद रखिएगा कि दीप्त को प्रदीप्त भी कहा जाता है और आत्म दीप्त भी कहा जाता है, और उसका उल्टा क्या है? आदित्य है। तो वैसी वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश होता है, वैसी वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, दो तरह से डिफिनीशन याद रखना है, हर टॉपिक का दो दो डिफिनीशन। वैसी वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश होता है या जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और वैसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, बोल सकते हैं ना, या जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या बोलेंगे? वैसी वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। आप देखिए एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है, ये जैसे कि आपका दीवार जो है वो क्या है? अदीप्त। दीवार क्या है? कहिएगा तो दिख रहा है, तो दिख रहा है तो उसका अपना प्रकाश है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन ट्यूब लाइट आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसका अपना प्रकाश है। ये बोर्ड आपको लाइटिंग दिख रहा है, इसका मतलब इसका अपना प्रकाश है। अगर इसका अपना प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में दिखेगा? ये नहीं दिखेगा। यानी अंधेरे में ले जाने पर जो स्वयं दिखाई देता है उसको हम दीप्त कहते हैं, या जिसका अपना प्रकाश होता है उसको दीप्त कहते हैं। लेकिन अंधेरे में हम टॉर्च ले जाते हैं अलग से किसी वस्तु को देखने के लिए, और जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ती है? हमारे आंखों पर पड़ती है, तब जाके दिखता है कि वो बेंच है, तब जाके दिखता है कि वो ये वस्तु है, कपड़ा है, बैग है, किताब है, ये सब हम देखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु तभी दिखता है जब वस्तु पर से प्रकाश टकराकर कहाँ जाती है? हमारे रेटिना पर। कहाँ जाती है? हमारे रेटिना पर, तब जाके वह वस्तु दिखाई देती है। अब जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसको अदीप्त कहेंगे, और जिस वस्तु के माध्यम से वो दिख रहा है उसको हम दीप्त कहेंगे। यानी टॉर्च, सूर्य का प्रकाश, मोमबत्ती, ये लाइट, जितने भी लाइट स्रोत हैं वो सब क्या कहलाएंगे? दीप्त या आत्मदीप्त या प्रदीप्त कहलाएंगे। और अदीप्त किसको कहेंगे? जिससे वह दूसरे वस्तु या दूसरे स्रोत से दिखाई देता है, यानी लकड़ी, कुर्सी, टेबल, बेंच, जिसमें प्रकाश का कोई मतलब नहीं होता है, वो सब के सब क्या कहलाएगा? अदीप्त कहलाएगा। फिर क्या है? पारदर्शी या पारदर्शी सब है। चलिए अगला हम देखते हैं, पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारभासी को ही एक और नाम देते हैं अल्प पारदर्शी। क्या नाम देते हैं? अल्प पारदर्शी नाम देते हैं। अब इसका डिफिनीशन क्या है पारदर्शी का? दो डिफिनीशन आपको याद रखना है। वैसी वस्तुएं, क्या होगा? जिसे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। वैसी वस्तुएं जिसे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। या वैसी वस्तुएं जिससे आर पार देखा जा सकता है, जिससे आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, या जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। अब देखिए दोनों एक ही चीज है। अगर प्रकाश पार नहीं करेगा तो आर पार की वस्तु दिखेगा? तो पहले तो प्रकाश से तो पार करना होगा। प्रकाश पार कर रहा है तब ना वस्तु दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल, आप दुकान में जाते हैं तो शीशा वाला जो काउंटर होता है, शीशा का अंदर दिखता है ना, इसका मतलब क्या? अंधेरे में भी अंदर दिखेगा? पहले प्रकाश गया तब ना प्रकाश लौट के आया, आंखों पर तो दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है? शीशा पारदर्शी वस्तु है। शीशा क्या है? पारदर्शी वस्तु है। तो आईना क्या है? आईना क्या है? आईना तो दर्पण है ना। दर्पण की तरह उसको रिफ्लेक्टर के रूप में काम करते हैं। किस रूप में? रिफ्लेक्टर के रूप में। लेकिन जो दुकान में शीशा लगा हुआ है और रिफ्लेक्टर नहीं है, बल्कि वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्या है वो? ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखने वाला है। लेकिन हम आईना के ऊपर पीछे क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, यानी शीशा के ऊपर पॉलिश करते हैं तो क्या बन जाता है? आईना बन जाता है। हम आईना को भी पीछे से पेंट छुड़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक पारदर्शक, क्या बन जाएगा? पारदर्शक वस्तु बन जाएगा। आईना को पीछे से पेंट चाकू से छुड़ा दीजिए, वो भी क्या बन जाएगा? पारदर्शक शीशा ही बन जाएगा। और जो पारदर्शक शीशा है उसको पीछे से पॉलिश कर दीजिए, वो भी क्या बन जाएगा? अब आईना क्या आपके घर में जो पेंट है उससे बन जाएगा? नहीं। उसके लिए रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। जो सस्ता वाला आयरन होता है, सस्ता वाला जो आईना होता है ना, आप 5 रुपया 10 रुपया वाला आईना खरीदिएगा ना, तो डुप्लीकेट आईना उसको बोलते हैं। उसमें चेहरा रियल नहीं दिखता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए 500 वाला जो आप बेसिन के पास आईना लगा हुआ देखते हैं ना, वो रियल आईना होता है, क्योंकि उसमें सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा हुआ रहता है। देखिएगा दो तरह के आईना देखिएगा, एक आईना देखिएगा जिसके पीछे लाल से पेंट किया हुआ रहेगा, एक सिल्वर कलर से पेंट किया हुआ रहेगा। तो लाल से जो पेंट किया हुआ रहेगा वो रेड ऑक्साइड का लेप होता है, और जो सिल्वर कलर से होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का लेप होता है।
और सिल्वर ऑक्साइड महंगे वाले जो आईने होते हैं ना, उसमें पेंट किए जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं। और रेड ऑक्साइड जो सस्ते वाले आईने होते हैं, 5 रुपये 4 रुपये वाले 2 रुपये वाला आईना होता है, उसमें रेड ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि सड़क के किनारे बड़का बड़का आईना जो है वो 50 से 100 रुपये में देते रहता है। वो आईना कभी मत खरीदिएगा, वो आईना खराब होता है। बिकता है जी, पीछे से कूट वाला अथी करके ऊपर से टेप चिपका के देता है, तो आईना खराब होता है। वो आईना कभी नहीं खरीदिएगा, उसमें रियल इमेज नहीं दिखेगा, कहीं इधर उभरा हुआ दिखेगा, कहीं इधर मोटा दिखेगा। वो आईना एक तरह का होता ही नहीं है, वो आईना डुप्लीकेट होता है, क्योंकि उसका अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब अलग अलग रूप में बनता है, इसलिए वो आईना सबसे खराब होता है। इसलिए उतना बड़ा साइज का वो 100 रुपये में देता है, इतना छोटा 20 रुपये में देता है, उतना बड़ा उतने देता है। हाँ, तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, या जिससे होकर किसी वस्तु को आर पार देखा जा सकता है। जैसे देखो, दुकान में जो श्रृंगार वाला दुकान होता है, उसमें क्या होता है, सब शीशा से अंदर होता है, लेकिन सब वस्तुएं सब दिखता है ना साफ साफ। मिठाई वाला दुकान में भी देखते होंगे, तो शीशा जो है वो कैसी वस्तुएं हैं? पारदर्शक। और पारदर्शक में क्या क्या हो जाएगा बताइए? हवा। हवा क्या है? हवा एक माध्यम है ना, तो हवा भी पारदर्शी है। अगर पारदर्शी नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते थे, तो हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है। और क्या होगा? पानी, शुद्ध पानी, साफ पानी। साफ पानी को भी क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। अगर उसमें गंदा मिला हुआ है, कुछ घुला हुआ है, इसका मतलब वो अल्प पारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प, आंशिक रूप से न दिखेगा। हाँ, तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, या जिससे आर पार की वस्तुएं दिखाई देती है, उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, शुद्ध पानी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। कांच मतलब जो जिसे दिख सकता है आर पार, उसी कांच की बात कर रहे हैं, जो प्लेन शीशा उसकी बात कर रहे हैं। और भी इसके अलावा हो सकता है। अपारदर्शी वैसी वस्तु जिसे आर पार देखा नहीं जा सकता है। जिसे आर पार देखा नहीं जा सकता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। दो तरह से डेफिनेशन रखेगा, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। अब दीवार से आर पार हो सकता था प्रकाश, तो हम आर पार देख भी सकते थे, लेकिन जब प्रकाश से नहीं पार हो रहा है तो हम कैसे देखेंगे? नहीं ना देख सकते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, मोटा कपड़ा हो जाएगा, सूती, मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा हो जाएगा। ऐसे पतला कपड़ा रहा तो आर पार हल्का हल्का दिखाई देगा, तो इसमें चल जाएगा ना, यानी मोटा कपड़ा उसमें हो जाएगा। और भी बहुत सारे चीज जिससे आपको आर पार दिखाई नहीं देता है। परभासी या इसी को अल्प पारदर्शी कहते हैं। तो अल्प पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जिसे आंशिक रूप से प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, या जिसे आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, उसे परभासी या अल्प पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा। अब जो जिस शीशा से आर पार आसानी से दिख रहा था, उसी शीशा को आप जमीन पर रगड़ दीजिए, प्लास्टर पर रगड़ दीजिए, फिर आर पार उतना क्लियर दिखेगा नहीं। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? घिसा हुआ शीशा। तैलीय कागज क्या होता है? तैलीय कागज। देखते हैं ना, अगर पढ़ते पढ़ते कभी कभी तेल गिर जाता है तो उधर वाला लिखावट इधर, इधर वाला लिखावट उधर दिखने लगता है, या ऐसे करके देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आर पार भी दिखता है। सूती वस्त्र, धोती वाला सूती वस्त्र से दिखेगा ना आर पार, सूती वस्त्र। सब्जी जो प्लास्टिक लाते हैं वो भी हो जाएगा, सब्जी वाला प्लास्टिक जो व्हाइट वाला होता है उसे भी आंशिक रूप से दिखता है। या गंदा पानी, क्या हो जाएगा? गंदा पानी। और क्या हो सकता है? क्या? हाँ, बैलून, बैलून भी हो जाएगा। और बैलून जो देखते हैं ना कि अंदर की वस्तु भी दिखाई देती है बैलून के अंदर। और क्या होगा? धूल भरी आंधी। अब जैसे गर्मी का दिन है, आंधी चल रहा है, तो आर पर साफ साफ दिखेगा, या दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है, क्योंकि बीच माध्यम में क्या होता है? बहुत सारे कण होते हैं, जिसके कारण क्या होगा? हाँ, कुहासा होगा, उसमें भी आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो वो सब क्या हो जाएगा? पारभासी वस्तु हो जाएगा। अगला टॉपिक बोलिए। अच्छा, उससे पहले एक और है, छाया। छाया किसे कहते हैं? बोलिए, छाया किसे कहते हैं? उसमें नया होगा ना, सुन लीजिए, आलोक प्रकाशन में मिलेगा आपको। छाया किसे कहते हैं? तो देखिए, सिंपल फॉर्म है। हम इसके सामने खड़े हो गए तो पीछे में क्या बनेगा? एक परछाई बनता है ना, वही छाया है। पेड़ के नीचे छाया बनता है ना, उसको आखिर बोलना कैसे है ये ध्यान देना है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे सूरज है, और सूर्य का प्रकाश है
और यहाँ पे कोई वस्तु को ऐसे हम खड़ा कर दिए, कौन सी वस्तु? अपारदर्शी। कौन सी वस्तु? अगर हम प्लेन शीशा को खड़ा कर देंगे तो सारा लाइट तो पारे ना हो जाएगा, तो कैसा रखना है? तो अपारदर्शी ऐसी वस्तु को। हम जानते हैं पेड़ पौधे क्या हैं? अपारदर्शी पेड़ पौधे क्या हैं? अगर पारदर्शी होते तो नीचे छाया ही नहीं होता। इसलिए जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसके विपरीत दिशा में क्या बनता है? काला धब्बा। क्या बनता है? काला धब्बा। ऐसा बनता है ना, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ते हुए भी बनता है। ऐसा है तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा काला धब्बा बनेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? छाया। तो आखिर बोलना कैसे है? तो बोलिएगा, प्रकाश के गमन पथ में, ये क्या है? प्रकाश का गमन पथ। प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो इसके विपरीत दिशा में बनने वाले काले धब्बे को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो इसके विपरीत बनने वाले काले धब्बे को छाया कहते हैं। जैसे देखे होंगे कभी कभी घर में एक तरफ लाइट जल रहा है, छोटा बल्ब जल रहा है, उसके हाथ ले जाइएगा तो हाथ हवा बढ़ के वो दिखता है ना। तो किस पर निर्भर करता है कि कितना पास रख रहे हैं या कितना दूर रख रहे हैं। जितना पास ले जाइएगा उतना ज्यादा प्रकाश रुकेगा, और जितना ज्यादा प्रकाश रुकेगा छाया उतना बड़ा बनता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो परछाई होता है वो बहुत बड़ी बनती है। देखिए ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई क्या होती है? बहुत बड़ी। क्यों बहुत बड़ी बनती है? तो इसका कारण है कि सूर्य जो है वो यहाँ चला आता है, देख रहे हैं ना, सीधा। जब सीधा पड़ेगा तो छाया यानी सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा ना रोकेगा, और जितना ज्यादा प्रकाश को रोकेगा छाया उतना बड़ा बनेगा। जितना आप मान लेते हैं दोपहर आ गया, देखिए प्रकाश को कम ना रोक रहा है, तो क्या होगा? इसका परछाई इतने ना बनेगा। इसलिए देखे होंगे ताड़ का पेड़ है, अगर दोपहर में तो बहुत बगल में ही छाया बनता है, लेकिन सुबह में लगभग ताड़ का 10 गुना परछाई उसका बनता है। नहीं तो कारण क्या है कि सूर्य का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जो उसका जो जगह होता है उसके कारण उसकी परछाई बड़ी या छोटी बनती है। तो छाया का डिफिनेशन क्या होगा? तो प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसके विपरीत दिशा में बनने वाले काले धब्बे को छाया कहा जाता है। क्या इसके बाद है? प्रकाश का प्रवर्तन। उससे पहले हम परावर्तन को समझते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन लिखते हैं। प्रकाश का प्रतिबिंब उसके बाद है। बाद में दिया हुआ है, चलिए ठीक। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चिकनी और चमकीली, वो तो होता ही है, लेकिन हम किसी सतह की बात करें। एग्जाम में पूछता है आपको कि प्रकाश किस सतह से परावर्तित होती है, ऑप्शन में दे देगा, चिकनी सतह से, चमकीली सतह से, खुरदरी सतह से, सभी सतह से, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। तो क्या लगाइएगा? नहीं, सभी सतह लगाना पड़ेगा। ऐसा जब ऑप्शन में रहेगा ना तो सभी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश सभी सतह से परावर्तित होती है। अब देखिए, प्रकाश से सिर्फ हम जैसे प्रकाश के सामने आईना को लाते हैं तो क्या देखते हैं? सूर्य के प्रकाश के सामने आईना लाते हैं तो बनता है ना। तो यानी आईना जो है ना वो लगभग 99% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए आईना, सूर्य के प्रकाश के सामने आईना को लाते हैं तो जो दीवार पर जो हमारा गोला बनता है या जो उसका लाइट पड़ता है वो कितना चमकीला होता है, क्योंकि वो लगभग 99% प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन और आईना को छोड़कर जितने भी सतह हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नहीं, अब जैसे मान लेते हैं कि हम टॉर्च कोई आईना पर जलाएंगे, तो आईना पर जलाएंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा। उसी टॉर्च को आईना से थोड़ा कम लाइट, चिकना आईना से थोड़ा कम, जैसे टाइल्स मार्बल वाले सतह पर लगाएंगे तो परावर्तन होगा, लेकिन आईना की तुलना में कम होगा। फिर हम दीवार पर लगाएंगे जिसमें पुट्टी किया हुआ है, बॉल पुट्टी, उसमें लगाएंगे तो उसमें और ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। फिर खुरदरी सतह पर लगाएंगे तो और कम रिफ्लेक्ट होगा। फिर बिना प्लास्टर पर लगाएंगे तो और कम होगा रिफ्लेक्ट। फिर हम लगाएंगे मिट्टी वाले दीवार पर और कम रिफ्लेक्ट होगा। यानी जिस जैसे हम क्या देख रहे हैं, हम सतह को और धीरे धीरे धुंधला करते जा रहे हैं ना। चिकनी सतह से हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन सभी सतह से तो परावर्तित हो रहा है ना। परावर्तित सभी सतह से होता है, लेकिन मात्रा क्या होती है? बढ़ती घटती है। जितना चिकना सतह होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, जितना खुरदरी सतह होगा उतना ही रिफ्लेक्ट कम होगा, लेकिन सभी सतह से परावर्तित हो रहा है। नहीं, अब यहाँ पे बात करते हैं
कि इस पूरे संसार में लोगों का प्रयास रहता है कि हमारा घर ज़्यादा सुंदर हो। हमारा घर क्या हो? ज़्यादा सुंदर हो। ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए क्या करना होगा? प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कराना होगा। प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कराना होगा। अब बताइए, प्रकाश मान लेते हैं कि घर बना दिया बहुत सुंदर, घर के ऊपर लाइट लग ही नहीं रहा है, तो सुंदर हो कहलाएगा वो? क्योंकि अंधेरे में कोई चीज़ सुंदर दिखता है जी? अंधेरे में कोई चीज़ सुंदर नहीं दिखता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब शादी विवाह के लिए लड़की को दिखाया जाता है, तो जिस जगह पे दिखाया जाता है वहाँ पे खूब सारा लाइट जला दिया जाता है। एग्जाम्पल जयमाला, जयमाला में जयमाला में उतना ज़्यादा लाइट क्यों वहाँ दिया जाता है? क्योंकि जयमाला जो होता है वो पूरे शादी फंक्शन का पहला स्टेप होता है। अगर पहला स्टेप में लड़की अगर अच्छी सुंदर नहीं दिखेगी, तो हो सकता है कि वहीं से शादी कैंसिल हो सकता है। इसीलिए पहला स्टेप में जयमाला के ऊपर खूब लाइटिंग दिया जाता है, ताकि जितने भी बाराती आए हैं सब लोग वहीं पे फाइनल करें कि हाँ लड़की अच्छी है। नहीं तो अगर वहीं पे लड़की खराब दिख जाएगी तो हो सकता है कि बारात लौट भी सकता है, कभी-कभी ऐसा हुआ भी है। नहीं, तो वो सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब मान लेते हैं कि घरों में बहुत सारे घर में देखे होंगे, गाँव में वाले घर में प्लास्टर भी लोग नहीं कराते हैं। नहीं, शहर में प्लास्टर तो करवाते हैं लेकिन इस तरह का करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग के यहाँ देखिएगा कि बॉल पुट्टी किया हुआ रहेगा जो काफ़ी चिकना होता है, तो क्यों ऐसा लोग कराते हैं? क्योंकि ज़्यादा सुंदर दिखे। और दूसरा चीज़, जब इस सतह पे हमारा बॉडी घर्षण करेगा तो क्या होगा? छिल सकता है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ नहीं ना होगा। तो जितनी ज़्यादा चिकनी सतह उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा चिकना सतह उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। नहीं, लोग देखते हैं ना, व्हाइट चीज़ लोगों को पसंद ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। व्हाइट चीज़ लोगों को पसंद ज़्यादा आती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं गंदा हो जाएगा। गंदा होना अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा पसंद तो आएगा ना। कुछो पसंद नहीं आएगा, लेकिन उजला वाला पसंद ज़रूर आएगा। लेकिन दिमाग में आता है कि नहीं, इसको ज़्यादा धोना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट यानी कलरफुल खरीदते हैं। लेकिन बात आएगी कि हमको धोना नहीं पड़ेगा, धोवल-धावल मिल जाएगा, तो लोग व्हाइटे खरीद लेते हैं। नहीं, तो हम लोग बॉल पुट्टी इसीलिए करवाते हैं क्योंकि बॉल पुट्टी से लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। नहीं, इसलिए बॉल पुट्टी बाहर से अगर किया हुआ रहता है तो घर काफ़ी सुंदर दिखता है ना? हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किससे टकराएगा? चिकनी एवं चमकीली सतह भी बोल सकते हैं, क्योंकि चिकनी और चमकीली सतह से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना। यहाँ पे हम देते हैं एक अभिलंब, यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे A और B कुछ भी दे सकते हैं। इस सतह को हम PQ दे देते हैं। ये हम पीछे क्या दिए हैं? ये क्या है? ये क्या है? देखे होंगे हैं? कलाई, कलाई क्या है? कलाई यानी बिल्कुल आईना ही है। क्या है ये? आईना, यानी समतल दर्पण जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे दुनिया में सतह नहीं है जिसमें 100% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे। 100% रिफ्लेक्ट ये समतल सतह भी नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ परसेंट ऑब्जर्व भी करता है, जिसको हम अपवर्तन भी कहते हैं। नहीं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब जैसे इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ पी नाम देते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? एंगल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। तो इतने सारे पॉइंट परावर्तन में आपको समझना होगा पहले। तो बारी बारी से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एओ क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं स्रोत से आ रहा है ना, या तो सूर्य का प्रकाश होगा, या तो टॉर्च का प्रकाश होगा, या कोई और स्रोत से आने वाले प्रकाश होगा। तो बोलिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर
डिवाइड होता है या अलग होता है उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। या इसको ये भी बोल सकते हैं जो आपतित और परावर्तित किरण को दो भागों में बांटता है उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर मिलता है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। या सिंपल बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अब फिर जानते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बस यही सारा पॉइंट्स है। फिर हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम, यहीं पे पढ़ लेते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो। तो परावर्तन के नियम अगर बोलेगा ना तो सिंपल आप बोलिएगा कि प्रकाश की किरण जिस नियम के अनुसार क्या होती है, अपने माध्यम में लौटती है उस नियम को क्या कहते हैं। ये अलग है, परावर्तन का नियम अलग है और परावर्तन के दो नियम होते हैं वो अलग है। ये परावर्तन का नियम क्या है, और परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन है। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो सिंपल अब बोलिएगा कि जिस नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है उस नियम को परावर्तन का नियम कहा जाता है। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, जिसको आप कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर क्या होते हैं, कोण आर होते हैं। बस इतना ही परावर्तन में है। आगे समझ में। अगला टॉपिक बोलिए तो अगला क्या है? क्या देखो पानी लगा दो जी, जिसका घरवा है उससे ना मांगिएगा। देखो ना मांग चाहे कुछ होगा। समतल दर्पण द्वारा बराबर, तो यही चीज आ जाएगा उसमें। प्रतिबिंब उसके बाद है, पहले प्रतिबिंब में देख लेते हैं। समतल दर्पण जो अभी पढ़ रहे थे वो समतल दर्पण द्वारा था। प्रतिबिंब जहां जरूरत रहेगा वहीं पे लिखाएंगे, जो वीवीआई टॉपिक रहेगा वो सिर्फ वही लिखाएंगे, बाकी समझाएंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं बताइए। जखनी उसमें हम छाया बताए थे, छाया प्रतिबिंब में क्या अंतर है। छाया मतलब क्या, विपरीत दिशा में न बन रहा था, ये सामने बनता है। अब जैसे आईना में जो देखते हैं वो क्या बनता है, प्रतिबिंब। आईना में क्या बनता है, हाँ तो आईना में तो सामने न बन रहा है, लेकिन जो छाया था वो विपरीत दिशा में बन रहा था ना। हाँ तो आईना के सामने जो चेहरा हम देखते हैं वो प्रतिबिंब होता है, लेकिन जब प्रकाश आ रही है और पीछे जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, छाया। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, देखिए हम दोनों चीज बोल रहे हैं, परावर्तन सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, हम अपवर्तन भी बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी दर्पण है तो वह 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ न कुछ मात्रा जो है वो ऑब्जर्व भी कर लेता है। अब दीवार को हम लाइट देंगे या दीवार पर टॉर्च जलाएंगे तो क्या टोटल को रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, ये खुरदरा है इसीलिए ज्यादा अवशोषित करेगा। जितना चिकना रहेगा उतना रिफ्लेक्ट करेगा और कम से कम क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए दोनों चीज बोला जाता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब कहा जाएगा। फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को आभासीय भी बोलते हैं, आभासीय प्रतिबिंब। पी लीजिए।
54 मिनट वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए उसी डिफिनेशन को हम डिवाइड करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु परावर्तन या अपवर्तन दोनों बोलना है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जो बच गया मिलती हुई प्रतीत होती है वो चला जाएगा इसमें। तो इसको भी वैसे ही बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, यहाँ से यहाँ के बाद लोग छोड़ देता है लेकिन जरूरी है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर हम लोग जानेंगे अंतर, हम दोनों एक ही बार में कर देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा, हाँ पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर कभी कभी पूछ देता है वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, हम दोनों चीज एक ही बार करते हैं। तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। वास्तविक प्रतिबिंब का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। और काल्पनिक प्रतिबिंब का फोकस क्या होता है, नेगेटिव। यानी इसको लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब का फोकस धनात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का फोकस ऋणात्मक होता है। और क्या होता है बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, ऐसे लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। और क्या होगा बोलिए, बोलिए और कुछ होगा अंतर? 4 गो रहता है कि 5 गो? किताब में कितना रहता है? 4 गो तो बन रहा है। आज हाँ सीधा उल्टा वाला, काल्पनिक जो होगा वो क्या होगा, सीधा होगा, और ये क्या होगा, उल्टा होगा। बस हो जाएगा, 5 गो हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हो जाएगा डिफिनेशन, डिफिनेशन छाट लीजिएगा, जो प्रतिबिंब का डिफिनेशन है उसी में से 2 भाग कर लेना है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासीय प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का फोकस धनात्मक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का फोकस ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और क्या है अगला, समतल दर्पण द्वारा, हाँ समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए आप कभी कभी ऐसा गौर किए हैं, आपके घर में गोदरेज गोदरेज है, समतल दर्पण जिसको हम बोल रहे हैं, या आईना बड़ा है, कोई भी वस्तु मान लेते हैं कि हम ही हैं, वहाँ पे दीवार के पास आईना रखा हुआ है, अगर हम उसके तरफ जाते हैं तो जिस गति से जाते हैं ना उसके दुगनी गति से उसमें आता हुआ दिखाई देता है। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कोई भी वस्तु अगर दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है तो वह कितने मीटर पर सेकंड के वेग से आती हुई प्रतीत होगी, तो दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आती हुई प्रतीत। या तो आप पास जा रहे हैं या तो आप दूर जा रहे हैं, दूर जाइएगा तो दुगनी गति से घटता हुआ, पास जाइएगा तो दुगनी गति से बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे बात आता है कि समतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता है, कितने डिग्री एंगल रखने पर समतल, जैसे सैलून में जाते हैं ना, सैलून में जाते हैं तो एक ही आदमी के वो दिखता है, बहुत सारा दिखता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सभी सैलून में ऐसा नहीं होता है, कोई कोई सैलून में होता है। तो जिस सैलून में दोनों तरफ के शीशे एंगल के साथ झुके होते हैं उसी सैलून में आपका फिगर ज्यादा से ज्यादा बनता है, और जितना ज्यादा झुका हुआ रहेगा उतना ज्यादा बनेगा, जितना कम झुका हुआ रहेगा उतना कम बनेगा। और झुका हुआ नहीं रहेगा, समानांतर रहेगा तो नहीं बनेगा, सिंगल पीस बनेगा। कितना बनेगा, सिंगल पीस बनेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दिया हुआ उसमें फॉर्मूला है,
बोलिए। हैं? यही फॉर्मूला है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसका ये फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि दोनों जो आईना है, समतल दर्पण जो आमने सामने है, वो 60 डिग्री से झुका हुआ है। तो 60 डिग्री से झुका हुआ है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या करिएगा, थीटा के जगह पे 60 दीजिएगा तो कितना होगा, 360/60 प्लस कितना, एक, यानी कितना, 6 प्लस से कितना हो जाएगा। अगर 45 डिग्री से झुका हुआ है तो 360/45 प्लस एक, उसी प्रकार 30 डिग्री से झुका हुआ है तो 360 डिग्री बटा कितना, 30 गुने प्लस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकालने का तरीका है प्रतिबिंबों की संख्या। लगता है आप लोगों में नहीं है, 10 क्लास में नहीं है, 12th में है। 12th में पूछता है, आप लोगों में नहीं है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पढ़िए तो पॉइंट को पढ़िए ना, क्या क्या है। हाँ, ये देखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। पहला पॉइंट है, दर्पण के पीछे बनता है। और हाँ, समान होगा। समान क्या होगा, जब समतले है तो क्या होगा, आईना में हम जो रहेंगे वही ना दिखेंगे। तो क्या होगा, वस्तु के आकार के समान उसका प्रतिबिंब बनता है। और क्या है, हाँ, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और पार्श्विक रूप से ना, पार्श्विक का मतलब वही लेफ्ट टू राइट। पार्श्विक का मतलब क्या, याद रखिएगा, हाँ, पार्श्विक, पार्श्विक विस्थापन, इसको भी बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, मतलब लेफ्ट टू राइट का दिखना। आप बाल इधर से झाड़ रहे हैं, लेकिन गौर से देखिएगा आईना में तो वो क्या दिखेगा, उल्टा दिखता है। पॉकेट आपका इधर लगा हुआ है, लेकिन गौर से देखिएगा तो उसमें इधर दिखता है। उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी लेफ्ट टू राइट का चेंज हो जाना पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। और क्या है, हाँ, आभासीय प्रतिबिंब बनता है। आभासीय क्यों, काल्पनिक। आभासीय मतलब, इसका मतलब क्या है कि हम पर्दे पर उसको नहीं उतार सकते हैं। पर्दे पर क्या उतार सकते हैं, आप बताइए। आईना में जो आपका प्रतिबिंब बना, उसको ले जाके स्टूडियो वाला के दीजिएगा तो फोटो निकाल देगा नहीं, इसलिए वो क्या है, आभासीय, यानी काल्पनिक है। मतलब जितना देर आप सामने हैं उतने देर तक बनेगा, हट जाइएगा वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कैमरा से जब हम फोटो क्लिक कर लेते हैं वो तो परमानेंट हो जाता है ना, जिसको कहते हैं पर्दे पर उतारा जा सकता है, उसको बोलते हैं पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो यही समतल दर्पण का विशेषता है कि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। पीछे का मतलब क्या, पीछे तो जानते हैं, लेकिन पीछे का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, कोई भी कांच सतह होता है तो दो सतह होता है, एक अगला सतह और एक उसका पिछला सतह। तो जब आईना में आप देखते हैं तो आपको उभरा हुआ प्रतीत नहीं होता है, बल्कि पीछे वाला सतह पर उसका प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि कलाई कहाँ किया हुआ है, कलाई कहाँ किया हुआ, पीछे वाले सतह पर ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। लेकिन आप समतल प्लेन कांच को ऑफिस टेबल पर रख दीजिएगा, जैसे रखा हुआ देखते हैं, और उसके नीचे कुछ लिखावट रखा हुआ है, तो क्या हुआ, ऊपरी सतह पर दिखाई देगा ना। तो क्या दिखाई देता है, ऊपरी सतह पर। तो दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर है कि ये दर्पण है जिसका पीछे का सतह कलई किया हुआ है, और वो प्लेन कांच है जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, आर पर होती है, जिसमें हम लोग, जिसको कांच का स्लैब कहते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर इस कांच को किसी किताब पर रख के देखिए तो आपको प्रतीत होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे रख के देखिए ना, लग रहा है कि कितना उभरा हुआ है, कांच के ऊपरी सतह पर दिख रहा है। यही तिरछा होके देखिए, तिरछा होके देखिए और लगेगा कि पीछे कांचवा में आया हुआ है, नहीं लग रहा है। ये किताब पर नहीं, देखिए यहाँ से हम तुलना कर रहे हैं तो ये वो हिया लिखा है, एगो लगता है बड़ी ऊंचा पर लिखा हुआ है। नहीं, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे जैसे इसको पास ले जाइएगा वैसे वैसे ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ से लगे तो फिर रियल दिखेगा, जैसे रखिएगा तो लगेगा कि इसके ऊपरी सतह पर आ गया। लेकिन मोटा भी नहीं दिख रहा है, मोटा भी दिखेगा और ऊपर सतह पर दिखाए। तो ऐसे कांच में जो लिखावट है वो ऊपरी सतह पर दिखेगा, लेकिन आईना है उसके कहाँ सतह पर, पिछले सतह पर। कहाँ बनेगा, अगर इसी को हम पीछे से पेंट कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इसी पीछे वाले सतह पर बनेगा।
लेकिन अगर हम यहाँ से देख रहे हैं यानी नॉर्मल कांच को रख रहे हैं वहाँ पे तो इसके सतह पर दिखाई दे रहा है। नहीं, अगर पेंट कर देंगे तो पीछे, अगर ऐसे ही हम लिखावट पर रख देंगे तो इस सतह पर आपको दिखाई देगा। तो यही कह रहा है दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में। और क्या बनता है? समान। समान का मतलब जो है वही जितना बड़ा है उतने बड़ा ना। अब पेन इतना बड़ा है तो क्या है, इतना बड़ा दिखाई देगा उसमें। जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा ना दिखाई देगा, यानी समान आकार का, क्या बोल सकते हैं, समान आकार का वस्तु दिखाई देता है। अब कह रहा है कि सीधा बनता है। सीधा का मतलब क्या, मूड़ी ऊपर है तो ऊपर, पैर नीचे है तो नीचे बनता है, ये हो गया सीधा। अब पार्श्विक का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में, राइट की वस्तु लेफ्ट में दिखती है। और कैसा बनता है? आभासीय बनता है। आभासीय इसलिए क्योंकि इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और क्या है? हैं? जो जरूरी टॉपिक है उसको बोलिए ना, यहाँ पे और क्या है? बोलिए दर्पण, उसके पहले भी कुछ है और इसमें बहुत काम टॉपिक रहता है जो। भारतीय आलोक प्रकाशन में बहुत ज्यादा रहता है, उसको भी रखिएगा किताब। क्या हुआ? सोचिए, प्रकीर्णन, अभी प्रकीर्णन है, वैसे ही एग्जाम्पल में चलेगा। प्रकीर्णन अभी पढ़ेगा, वो वर्ग विक्षेपण पढ़िएगा, उसमें आएगा, वर्ग विक्षेपण में आएगा। यहाँ पे देले होगा कि प्रकाश में प्रकीर्णन की घटना होती है। प्रकीर्णन क्या है, अब दिमाग में आ गया तो समझ लीजिए क्या होता है प्रकीर्णन, बताइए कोई बोलिए। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो वह प्रकाश की किरण को पहले क्या कर लेता है, अवशोषित कर देता है। पहले क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और आप जानते हैं कि आपको मान लेते हैं कि एक मन लड्डू मिला घर में, तो पहले आप खाइएगा, बांटने के लिए मिला मोहल्ला में तो पहले अपने लिए रख लीजिएगा तब ना बांटिएगा। तो ये क्या कर लेता है, अपने लिए पहले पूरा रख लेता है। अब लगता है कि हमारे पास जगह नहीं है, इसका मतलब क्या कर देता है, चारों ओर फैला देता है। इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है एवं पुनः किरणों को चारों ओर फैला देता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्य बड़ा दिखाई देता है ना, बहुत लाल दिखाई देता है जहां सूर्य निकलने वाला होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो ये घटना प्रकीर्णन के कारण होता है। और क्या है उसमें? गोलीय दर्पण, चलिए देख लीजिए। गोलीय दर्पण, चलिए सबसे पहले हम दर्पण की बात करते हैं। तो दर्पण अगर डिफिनेशन में पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक सतह रंजित हो। क्या बोलिएगा दर्पण को? जिसका एक सतह रंजित को कलाई भी बोल सकते हैं, कलाई मतलब पेंट होता है। जिसका एक सतह रंजित हो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो गोले का भाग हो, वैसा दर्पण जो गोले का भाग हो उसे क्या कहते हैं, या वैसा दर्पण जो गोलीय सतहों से घिरा हो, वैसा दर्पण जो गोलीय सतहों से घिरा हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए, इसी हम गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट देंगे, और एक को हम बाहर से पेंट कर देंगे और एक को हम अंदर से पेंट कर देंगे, तो हमको दो दर्पण नहीं मिला। तो हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसको हम क्या कहते हैं, तीन प्रकार के होता है। कितने होते हैं? तीन। एक होता है अवतल, एक नहीं गलती है, रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। सबसे पहले हम दर्पण की बात कर रहे थे। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सबसे पहला समतल, क्या होगा, समतल। दूसरा हम लिखेंगे गोलीय, और तीसरा होगा परवलिक। परवलिक परवलयिक, इसको क्या बोलते हैं, परवलिक दर्पण कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पढ़िएगा।
तो दर्पण किसे कहते हैं, तो अभी बता दिए। दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक सतह रंजित हो, जिसका एक सतह रंजित हो या कलई हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। फिर दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण किसे कहते हैं? आपके घर में जो आईना होता है उसके बारे में बोलना है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। अब देखिए, हम यहाँ पे खींच दिए, एक तरफ से पेंट कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? ये समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका एक सतह रंजित हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जो किसी गोलीय खंड का एक भाग हो। क्या बोलेंगे? वैसा दर्पण जो किसी गोलीय खंड का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये गोलीय खंड हम बना दिए तो दो भाग बटा ना, जिसको हम एक वाले को क्या कहेंगे? आवतल। इसको क्या कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह धांसा हो, जिसका परावर्तक सतह धांसा हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हो। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। नहीं, अब इसको एक तरीका से और हम बोल सकते हैं, जिसका रंजित सतह उभरा हो उसको अवतल कहते हैं, और जिसका रंजित सतह धांसा हो उसको हम उत्तल कह सकते हैं। रिवर्स बोल सकते हैं ना, पहले हम बोल सकते हैं जिसका परावर्तक, ये परावर्तक सतह, क्योंकि इधर चिकना है और इधर क्या है? पेंट किया हुआ है। तो चिकना है उसको हम परावर्तक सतह कहते हैं, और रंजित किया हुआ उसको कलई सतह कहते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? कोई भी दूर से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब उसमें छोटा दिखता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। परवलिक दर्पण किसको कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय ना हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय ना हो। देखिए, इसके भाग जैसा है, लग रहा है कि इसका कटा हुआ भाग नहीं, इसका लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा परवलिक, यानी परवल जब हम काटते हैं ऐसे, परवल जब ऐसे काटिएगा तो बीच से ऐसा आपको मिलता है ना, बीच से काटिएगा तो क्या होगा? ऐसा ही मिलता है। परवल आप काटते हैं उसके बाद ऐसा ही ना मिलता है, यानी नामे है परवलिक, इसलिए परवल के कटे हुए भाग जो होते हैं उसी के जैसा इसका आकार भी होता है, इसलिए इसको परवलिक दर्पण कहा जाता है। और इसमें क्या है? उपयोग यही पे है। बाकी इसमें गोलीय दर्पण में देखिए क्या क्या सब दिया हुआ रहता है, कहाँ कहाँ ध्रुव है, वक्रता, त्रिज्या है, ये सबको समझ लीजिए। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको आप जानते हैं फोकस कहते हैं, और इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष भी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को प्रधान अक्ष। और यहाँ से मान लेते हैं कि एम और एम डैश, ये क्या है? द्वारक। क्या है? द्वारक, जिसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? एम और एम डैश। द्वारक का मतलब दरवाजा, यानी कितना वो फैला हुआ है, वही उसका क्या है? द्वारक है या दरवाजा है। तो चलिए इसमें हम डिफिनेशन करते हैं। ध्रुव का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? दर्पण के मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? ये दर्पण का मध्य बिंदु ही होता है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का वह बिंदु, ऐसे बोलिएगा, दर्पण का वह बिंदु जो मध्य में स्थित हो। दर्पण का वह बिंदु जो मध्य में स्थित हो उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगर फोकस कहेगा तो क्या बोलिएगा? बोलिए, फोकस क्या किसको कहते हैं? अरे जानते ना, एफ बराबर आर वाई। इसका मतलब क्या है कि वक्रता त्रिज्या का ये आधा पर्ण है। वक्रता त्रिज्या का ये आधा है ना, तो वहीं से डिफाइन भी कर सकते हैं। नहीं, यानी हम देखिए इसको 2f बराबर आर भी लिख सकते हैं। 2f बराबर आर कर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, ऐसे बोलिएगा, किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर का स्थित वह बिंदु जो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में, बोल सकते हैं ना। किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच स्थित होता है उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए, ये किसी गोले का भाग है ना,
या किसी भी, हाँ तो बोलिएगा कि दर्पण जिस वृत्त खंड का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोल रहे हैं? दर्पण जिस वृत्त खंड का भाग होता है इसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यही ना है, यहीं से ना बटा था। जब यहाँ से बटा था तो इसका केंद्र और इसका केंद्र एक ही ना रहेगा, आधा इधर वाला था, इसका भी केंद्र वही रहेगा। तो दोनों दर्पण में तो सेम होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव सबका डिफिनीशन सेम होगा। ऐसा नहीं कि उत्तल के लिए अलग और अवतल के लिए अलग होता है। तो कैसे बोलिएगा? तो अवतल दर्पण जिस वृत्त खंड का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये भी बोल सकते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहा जाता है। और दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के दोनों भाग, ये दर्पण के दोनों भागों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। अब दर्पण छोटा है तो द्वारक भी क्या होगा? छोटा। दर्पण बड़ा है तो द्वारी क्या होगा? देखते हैं ना, बड़े छोटे छोटे घर होते हैं उसमें गेट छोटा होता है, अब बड़े घर में गेट भी क्या होता है? बड़ा होता है, वही उसका दुहारी कहलाता है और वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऐसे याद रखेंगे। और क्या है? छूटेगा वो अगला दिन फिर बताएंगे। सम्बन्ध यानी F बराबर R/2। देख लीजिए इसको। सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना है। अवतल दर्पण, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण जाएगा ना, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं, इसको L और M देते हैं, या L और L डैश भी दे सकते हैं। नहीं, अब देखिए जब यहाँ से जाएगा तो नियम क्या कहता है कि इसके फोकस से होते हुए एक किरण क्या होती है? अपवर्तित या परावर्तित होती है ना। एक फोकस से होते हुए इसका एक किरण जो है क्या होगा? परावर्तित होगा। और हम लोग जानते हैं इस प्रकार से अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? जैसे आप पढ़े थे ना परावर्तन, वैसे ही यहाँ भी लागू हो रहा है। देखिए ये हो गया आपतित किरण, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। ये आपतित किरण हो गया। इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं और इसको अभिलंब कहते हैं। तो वही है अभिलंब यहाँ पे। तो ये बीच वाला यहाँ से जो मिलता है ये अभिलंब होता है। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली को परावर्तित किरण। तो इसके बीच एंगल बनाए थे ना आई, और इसके बीच क्या बनाए थे? आर। तो यहाँ भी हम बना देते हैं आई और यहाँ बनाते हैं आर। अब इसी के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज में लिखेंगे, माना कि एल एम एक अवतल दर्पण है। लैंग्वेज में क्या होगा? माना कि एल एम एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ए बी अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है जो फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाती है। इतना लिखना पड़ेगा ना, पहले 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा। माना कि एल एम एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर, बोल सकते हैं, जिसके प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। एक किरण को हम ए भी बोल सकते हैं। एक किरण ए भी अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है जो फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाती है। अब इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? तो आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। तो आपतित किरण का नाम क्या है? तो एंगल ए बी सी क्या है? आपतित किरण है। अब बराबर एंगल क्या हो जाएगा? ये हो गया आपतित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होगा? सी बी एफ। तो यहाँ पे सी बी एफ क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, जिसको हम आई बराबर क्या लिखेंगे? आर। कितना लिखेंगे ना? तो परावर्तन का नियम कहता है आने वाली किरण जो है वो जाने वाली किरण के बराबर होता है। तो नाम पहले दिए कि ABC बराबर आपतित किरण है, तो CBF बराबर क्या है? परावर्तित किरण है। और ABC का मान आपका I है और CBF का मान कितना है? R है। फिर क्या लिखना है बताइए? देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं ना कि ये जो आई है इसमें क्या हो जाएगा? इसके संगत क्या हो जाएगा? कोण बराबर हो जाते हैं। यानी
हम लोग क्या जैसे इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ा लें, इसको पीछे की ओर बढ़ा लें, इसको इधर बढ़ा लें, तो क्या होगा, एकांतर कोण या संगत कोण से हम बराबर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, एकांतर कोण लिखता है कि संगत लिखता है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से हम लोग क्या जानते हैं, आई, यहाँ पे आई है तो यहाँ भी क्या होगा, आई, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, नहीं हो जाएगा? यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यार। अब आप ये भी जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर थे और ये कोण वापस आ गए यहाँ, तो किसी त्रिभुज में दो कोण क्या हो गए, बराबर, क्या हो गए? तो किसी त्रिभुज की जब दो कोण बराबर होती है तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। तो अब उसी पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होती है अर्थात उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है, तो कौन कौन भुजा, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी उसके सामने की ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ एंगल है तो ये हो जाएगा, यहाँ है तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आई बराबर आर, तो यहाँ आई है यहाँ आर है, तो दोनों तो बराबर है। और ये किसी त्रिभुज के अंदर आ गया, इसका मतलब इसकी दो भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बी एफ बराबर सी एफ, किसी यहाँ पे लिख सकते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है, इतना आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद बी एफ बराबर क्या लिख दीजिएगा, सी एफ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़े हैं कि बी जो है वो पी के काफी करीब लाया जाता है, बी को क्या लाएंगे, पी के काफी करीब लाएंगे, तो लिखेंगे यदि बी को काफी पी के करीब लाने पर, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, किसको लाना है, आप खुद सोचिए कि ये जो बी है वो इतने दूरी पर दिख रहा है, लेकिन हम माने हैं तब ना कि ए बी है जो इसके समानांतर है, तो इसके समानांतर यहां भी तो आ सकता है। अरे बहुत सारे किरण इधर से आ रही है तो इसके समानांतर यहां भी तो आ सकती है। तो आप बता सकते हैं कि जब बी एफ बराबर सी एफ है और इसको जब इसके करीब लाया जाता है तो ये पहले इसका भाई था तो ये इसका भाई ना बन जाएगा। अब सोच के देखिए, जब बी को पी के करीब लाया जाता है तो बी एफ और पी एफ क्या हो जाएंगे, बराबर, क्या हो जाएंगे, बराबर। जब बिंदु बी को हम पी के करीब लाते हैं तो ये बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाती है। तो आप पहले से क्या जानते हैं कि बी एफ जो है वो सी एफ के बैलेंस है, बराबर है, और ये भी बराबर इसका हो गया, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही लिखे हैं यदि बी को पी के करीब लाया जाता है तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ। जब करीब लाएंगे तो यहाँ पे अगला लाइन में क्या होगा, बी एफ, ध्यान दीजिएगा, बी एफ बराबर सी एफ था, अब बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि बी एफ लेफ्ट साइड में बराबर है तो सी एफ और पी एफ बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लिख देंगे सी एफ बराबर पी एफ, ये हो गया। आप यहाँ पे इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये और ये दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, और जब लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। और आप जानते हैं सी एफ बराबर क्या है। अगर आपको उससे पूछा जाए कि सी एफ बराबर क्या होगा तो सी एफ बराबर पी सी माइनस पी एफ नहीं होगा। आप लाइन कोई खींच दीजिएगा, कोई लाइन खींचिएगा ए बी सी, और आपसे पूछा जाए कि ए बी बराबर क्या, तो ए सी माइनस बी सी नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसे यहां भी हम लोग लिखते हैं, अपना अपना तरीका है, यहाँ कुछ और भी तरीका से हम बना सकते हैं, या तो हम इसको जोड़ के भी बना सकते हैं। क्या जोड़ के बनाएंगे, पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी नहीं हो जाएगा, किताब में वैसे ही रहता है लिखा हुआ, जोड़ के बनाया हुआ रहता है। आप घटा के भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, क्योंकि दोनों भाई है, जब ये भाई है इसका, ये भाई बन गया इसका, तो ये भी तो इसका भाई है, यानी बैलेंस है, बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर नहीं कर सकते हैं टोटल के बराबर, तो जोड़ के करना है तो जोड़ के भी लिखिए, यानी
क्या लिखेंगे, जोड़ के ही लिखते हैं, किताब में आपका जोड़ के लिखा हुआ मिलेगा। क्या हो जाएगा, पीसी बराबर, क्या लिखेंगे, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी बराबर क्या होगा, तो पीएफ प्लस सीएफ, क्या हो जाएगा, पीएफ प्लस सीएफ, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए पीसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। पीएफ को क्या कहते हैं, फोकस, क्या कहते हैं, फोकस। और सीएफ को क्या कहते हैं, सीएफ को क्या कहते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि इसका भाई है, तो इसका नाम एफ है, तो इसका भी नाम क्या देंगे, क्योंकि भाई है तो क्या होगा, भाई के बराबर, यानी आर बराबर कितना, 2f, और एफ बराबर कितना, r/। ये प्रैक्टिकल का चीज है, प्रायोगिक का चीज है, जो दिख रहा है उसी को लिखे, बाकी किताब जहां छोड़ दीजिए। एग्जाम ये नहीं कहता है कि आप किताब वाला चीज लिखिए, जो दिख रहा है उसी को लिखते जाइए, वो अपने आप आ जाएगा। हम लोग याद नहीं रखते हैं, हम लोग फिगर को समझते हैं, और फिगर के समझ से ही बनाते हैं। कुछ नहीं नया चीज है। सबसे पहला टर्म क्या याद रखना है, सबसे पहला टर्म आपको परावर्तन याद रखना है, यानी कौन आई बराबर कौन, तो पहले हम क्या लिखे, ए बी सी बराबर सी बी एफ, परावर्तन हो गया, 2 लाइन तो यही कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, एकांतर कोण से, क्या करते हैं, एकांतर कोण से हम जानते हैं कि ए बी सी कहाँ गया, ए बी सी जो है वो सी बी एफ कहाँ गया, सी बी एफ के बराबर है, इसलिए यह कोण कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर होती है तो उसकी 2 भुजाएं भी बराबर होती है, तो ये कोण तो यहाँ आ गया, और त्रिभुज का देखा गया कि 2 कोण बराबर हो गया, तो इसका 2 भुजा में निशान लगा दिए, और निशान लगाने के बाद दोनों को लिख दिए कि बी एफ बराबर यहाँ पे क्या मिल गया, सी एफ मिल गया। और जब ये मिल गया तो हम इसको इससे करीब ले आएंगे, और जब करीब लाएंगे तो बी एफ और पी एफ क्या हो जाएगा, बराबर। और देखा गया यहाँ पे कि बी एफ दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब ये भी बराबर हो सकता है, तो इसको बराबर कर दिए, सी एफ बराबर पी एफ। अब जब इतना हो गया तो हम 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। अब हम कहानी ऊपर छोड़ देते हैं, सीधा इस लाइन के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ने से ये बन रहा है, और अगर ये निकालना है तो बड़का में से ये वाला को घटा देना होगा, तो भी वो निकल जाएगा। दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, इसलिए लिख दिए पीसी बराबर, यानी बड़का बराबर दोनों छोटका का योग, बड़का बराबर दोनों छोटका का योग। अब हम जानते हैं पीसी, अब पीसी का मतलब त्रिज्या था ना, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं। पीएफ बराबर फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को एफ कहते हैं। सीएफ मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि यह जो था इसके बराबर था, इसके भाई था, और इसका भाई ये बना, और जब ये बना तो ये भी इसका भाई ही कहलाएगा, इसलिए इसका नाम भी एफ ही होगा, इसलिए आर बराबर 2f।